हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद द एस्पिरेंट यूपीएससी। आज सबसे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की बातें करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सब लोग सोक्रेटिस को जानते हैं, सुकरात को। ये एथिक्स पेपर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जनरली इस थिंकर को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये प्लेटो के टीचर थे और इनका अपना कोई भी बुक में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो भी इनके जो ज्ञान थे वो प्लेटो के थ्रू ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था एथेंस में उस वक्त कि सोक्रेटिस जो है उस वक्त का सबसे वाइजेस्ट मैन है। तो सोक्रेटिस को लगा कि नहीं, मैं इतना वाइज नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर ना एक काउंसिल बुलाई गई इंटेलेक्चुअल्स की एथेंस में। सभा रखा गया, उसमें सोक्रेटिस गए एंड देन वहाँ पे इन्होंने सोचा कि यहाँ आके मैं इन विद्वानों के बीच डिसाइड करूँगा कि मैं ज़्यादा विद्वान हूँ या इनमें से कोई मेरे से ज़्यादा विद्वान है। ठीक है, तो फिर जब वहाँ पे गए तो इन्होंने सबसे बात किया विद्वानों से एंड देन इनको पता चला कि इन लोगों में अहंकार बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्राइड बहुत ज़्यादा है। प्राइड किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, या फिर नॉलेज का, या फिर धन का, या फिर आपको पावर का, कुछ का भी प्राइड अच्छा नहीं होता। तो इन्होंने पाया कि सबके अंदर मैं बहुत है, कि मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो एंड है नॉलेज का। ठीक है, तो तब इन्होंने एडमिट करा कि मैं सच में वाइजेस्ट मैन हूँ। लोगों ने पूछा कि फिर आप भी तो वही बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं वाइजेस्ट मैन इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, इसलिए मैं कंटिन्यूअस अपने नॉलेज को एनहांस करता हूँ। ठीक है, अपने नॉलेज को हमेशा पॉलिश करते रहिए, उसको हमेशा बढ़ाते रहिए। और कोई भी आदमी जो आपको एक रीजनिंग के साथ समझा देता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज है, या आपको लगता है ये मुझे नहीं आता, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। तब इन्होंने बताया कि मेरे अंदर क्या है कि मैं इग्नोरेंस को एडमिट करता हूँ, कि मुझे अगर कोई चीज़ नहीं पता या उस चीज़ से इग्नोरेंट हूँ तो मैं उसको एडमिट करता हूँ। मैं कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करता हूँ खुद का थ्रू द क्वेश्चंस एंड बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, एंड देन ही ऑल्सो हाईलाइटेड कि क्रिटिसिज्म को ना आप एक्सेप्ट करें अपने जीवन में। ठीक है, तो अब इस कहानी का आपके जो मेंस में बैठ रहे हैं या फिर जो बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है, हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो उनके लिए ये कहानी कैसे रेलिवेंट है? तो रेलिवेंट है क्योंकि अभी जो प्रीलिम्स हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी आपको ना एक मेंस के साइकिल में जाना है कि आपको मेंस की तैयारी करनी ही करनी है अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी देना है। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले ना आपके अंदर अब आएगा प्रोक्रास्टिनेशन, क्योंकि आपने अगर 2-3 ईयर्स का ईमानदारी से अगर तैयारी किया है ना तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें जानकारी में होंगी। अब क्या होगा ना, आप जब भी कुछ भी उठाएंगे ना तो आपको लगे ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है। ठीक है, और यहीं पे आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, चलो ना बाद में पढ़ लेंगे, ये तो आता ही है, इसको छोड़ देता हूँ एंड देन ये प्रोक्रास्टिनेशन ना इतना इंक्रीज़ कर जाएगा कि आपके परफॉर्मेंस को एग्ज़ाम में ना ये कम कर देगा। वेदर टेस्ट सीरीज और रियल एग्ज़ाम, आपका परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इग्नोरेंस। आदमी करता क्या है, इग्नोरेंट तो है ही, ये इग्नोरेंट हो इसको भी इग्नोर कर देते हैं लोग। ठीक है, तो इग्नोरेंट नहीं रहना है। आपको पता है कि आप मेहनत करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये घट भी सकता है। ठीक है, तो जो भी है आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, वही बेसिक बुक्स है जो सबको पता है वही पढ़ना है, उसी को पॉलिश करते रहना है। कहीं पे एग्जांपल्स डालने हैं, कहीं दो चीज़ों को कनेक्ट कर देना है, कनेक्टिंग द डॉट्स। ओझा सर बड़ा अच्छे से समझाते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स को। ठीक है, तो अब आगे करना क्या है? सबसे पहले आपको ना विजन आईएएस का आता है, मेंस 365 2 ईयर्स का उठा लेना है एंड देन वहाँ से आपके टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। विजन का टेस्ट सीरीज़ भी होता है, उनके ना सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर लो। कहीं भी आप दिल्ली में रहते हो या बाहर रहते हो, कहीं भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करो, प्रिंट कर लो एंड देन वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, टॉपर्स के कॉपी से ना हमें हेल्प लेना है। ठीक है, ये लव हेट रिलेशनशिप कैसा है कि हमें ना कभी कभी नफ़रत भी होता है, हमें कभी कभी उनसे प्यार भी आता है कि अरे इन्होंने कितना अच्छा कर लिया। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि इनको तो ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है। ऐसा तो बहुत तरह की बातें हैं, हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। हमें बस इतना ध्यान देना है कि उनके जो कॉपी में उन्होंने क्या लिखा था, उनकी कैसी आदतें थी जो उनको टॉपर बना गई, वो मुझे अपने अंदर इनकलकेट करना है। ठीक है, तो इनके कॉपी में अगर कोई एग्जाम्पल है बढ़िया, उसको उठा लेना है। कोई डेटा बढ़िया लग रहा है आपको, उसको उठा लेना है। कोई डेफिनेशन इन्होंने लिखा है अच्छा, उसको उठा लेना है। कहीं से भी आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, बस इतना ही मतलब रखना है आपको।
ठीक है। उसके बाद आता है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। बहुत लोगों की आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है, बहुत लोगों की आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। जिनकी अच्छी नहीं है उनको आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है, फिर कंटेंट पे काम करना है। एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है। और एक कहावत भी है, लेस इज़ मोर। आप पढ़ो कम लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादा करो, ठीक है। और यूपीएससी में रिपीटेड थीम्स भी हैं, और प्रैक्टिस का तो कोई जवाब ही नहीं है। कंसिस्टेंसी भी चाहिए। प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी आप कबीर के इस दोहे से समझ सकते हैं, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। मुझे तो इतना पता है कि आपका ना कभी भी जो हार्डवर्क है बेकार नहीं जाता है। लेबर नेवर गोज इन वेन, ठीक है। कि आपने अगर मेहनत करी है तो आपको रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। जैसा कि मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन करा था, तो मेरा जो है मेंस में मैंने ऑप्शंस गलत भर दिए, एमसीक्यू के ऑप्शंस गलत भर दिए, ठीक है। अब वहीं पे मेरा रायता फैल गया। अब जब रायता फैला तो मैं बाहर हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, जो मैथ्स या जो कैलकुलेशन, तो वो आज मैं फास्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, मैंने कुछ मैथ सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैं डाल दूँगा वीडियो में, या फिर चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन मुझे आज भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ा, वहाँ सक्सेस नहीं मिला, तो यहाँ हेल्प मिल रहा है मुझे। तो जो आप मेहनत करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगली बार होगा। एक बेयर मिनिमम जो करना होता है उतना आप कीजिए। जैसे कि आपको प्रैक्टिस करना है, आप कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपको हमेशा बरकरार रखना है। रिपीटेड थीम्स होता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको कर जाना है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हर 2-3 साल पर क्वेश्चन पूछ देगा। पीडीएस ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव ईयर में इसको पूछा ही जाता है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूछा ही जाता है। तो अब करना क्या है, लेस इज़ मोर में, ठीक है। इन सब का ना इंट्रो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है एसएचजी का नाबार्ड ने दिया हुआ है, नाबार्ड का डेफिनेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर कोई डेटा है पीडीएस का, वो डाल सकते हैं। नया अभी कंप्यूटराइजेशन के लिए सरकार ने बहुत सारा फ़ंड रिलीज़ किया है, ठीक है, कि पीडीएस को ये कंप्यूटराइज़ करेंगे, जो पैक्स है वहाँ पे, ठीक है, उसको कंप्यूटराइज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आपका मटेरियल है, जो आपने मेंस के लिए जो आपका नोट्स है, तो इस नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटराइजेशन वाला बोला मैंने, पैक्स जो भी है, जो पैक्स है, इनके अंदर इनबिल्ट एक डीलरशिप आ जाती है, इनको पीडीएस शॉप मिलता है, ठीक है। तो इन सबको ना कंप्यूटराइज़ कर रही है सरकार, तो इस पर काफ़ी खर्च हो रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट इससे पहले मेंस के नोट्स में नहीं होगा, इस बार आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ से निकालना है। और लेस इज़ मोर का क्या है, लेस इज़ मोर का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपने कोई एग्रीमेंट पढ़ा जाए, या भी कोई भी मान लो कॉप 27 या 26 जो भी है, या फिर आगे आपको कॉप 28 मिलेगा। इसमें कोई एग्रीमेंट भारत ने साइन किया, कोई एग्रीमेंट जो है भारत ने साइन किया, या फिर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, ठीक है। तो इसका जब सिग्निफिकेंस पूछेगा, ठीक है, क्या है, तो सारे जितने भारत ने साइन किए उसको डाल देंगे, क्रिटिसिज्म में डाल देंगे कि हमने वहाँ उस प्लेटफॉर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन इन सब चीज़ों पे हमें जो है सोचना चाहिए, ठीक है। जनरली भारत जो है, इंडिया, उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेंट नहीं होती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट कर रही है, फिर या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट कर रही हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, वही प्रीलिम्स के लिए वही इन्फॉर्मेशन आपको मेंस में हेल्पफुल होगा। आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट एग्रीमेंट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस पे, इसकी बातें ऊपर भी वीडियो में हो चुकी हैं काफ़ी, ठीक है। इंट्रो कंक्लूज़न आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। सारे टॉपिक से जो भी थीम्स आपको पीवाईक्यूज़ में मिले, उन सब का इंट्रो और कंक्लूज़न आपके पास होना चाहिए। आपका एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने एसएचजी की बात की, तो एसएचजी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसका एसएचजी बैंक लिंकेज वो क्या है, इंक्लूसिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको लिखो और इनके एग्जाम्पल दे दो। सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ हैं, सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स, ठीक है। इनका केस स्टडी लिख लो, ठीक है। साइड में केस स्टडी चिपका दो एक बॉक्स बना के, जैसे मैप चिपकाते हो ना
एक भारत का मैप चिपका दिया, एक बॉक्स बना के यहाँ बीच में इंडिया का मैप बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इसी बीच में ना आप कुछ और भी चिपका सकते हैं, कोई केस स्टडी ऐसा ऐसा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैप की बात कर ली। फिर डेटा ना आपके बहुत हैंडी होता है, डेटा और एग्जांपल्स। तो इसको ना आप पहले ही प्रिपेयर कर लो एंड देन जैसे भी जो भी क्वेश्चन आए उसमें डाल दो। आपके पास इंट्रो, कंक्लूजन और डेटा जो रिपीटेड थीम्स हैं उनके तो रेडी होने चाहिए कि क्वेश्चन देखूं, इंट्रो लिखूं और बॉडी में जो बात करी बॉडी लिखूं और कंक्लूजन करूं और बीच बीच में डेटा एग्जांपल्स मैं लिख दूं, ठीक है। अब लास्ट में कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा ना, आपको बोलेंगे अरे तेरा तो नहीं निकला, ठीक है, तू तो बहुत बड़ा टॉपर था, तूने स्कूल टॉप किया, तूने हाई स्कूल टॉप किया, तूने कॉलेज टॉप किया, अब क्या हुआ। ये बहुत सारी बातें आपके आसपास आएंगी, ठीक है। जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनको पता है, भले खुद से उनके पुलिस और दरोगा के एग्ज़ाम निकले नहीं, लेकिन आपके यूपीएससी एग्ज़ाम पे आपको ज़रूर जज कर देंगे, 2-4 कमेंट्स तो पास कर देंगे, ताकि इसका नेगेटिविटी इतना बढ़ जाए ना कि ये धंस जाए ज़मीन, इसका कॉन्फिडेंस धरती के अंदर चला जाए। बस उनका काम इतना ही होता है, तो आपको सुनना नहीं है उनके नेगेटिव एनर्जी को। है तो वो एनर्जी ही, भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो आप लेते कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। उनके नेगेटिव एनर्जी को ना अपना मोटिवेशन बना लो, ठीक है। किसी को बोलना नहीं है, समझ रहे हैं, बोलते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, तो वो करना है एंड देन दिखा देना है लोगों को कि आप कितने मेहनती हो। फिर भी अगर आपका नहीं निकलता है ना, आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके पास इतना नॉलेज ज़रूर हो जाएगा कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना आप एक्सेल करेंगे। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं ये बात, ऑलमोस्ट कॉपीड है, क्योंकि मैंने भी जो भी सीखा है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो मैंने अपने टीचर से ही सीखा है, ठीक है। तो इनको मोटिवेशन बना लो और अपने अंदर ये कर लो कि मुझे ना करना है, मुझे ना इनको जवाब देना है। जवाब मुंह से नहीं देना है, जवाब अपने एक्शन से देना है, कि जब रिजल्ट में आपकी लिस्ट में नाम टंगेंगी ना तो उनको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यूट्यूब पे या कहीं पे भी आएगा 21 ईयर्स स्टूडेंट, हाँ, फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, ही क्वालिफाइड इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, यंगेस्ट IAS, यंगेस्ट IPS, यंगेस्ट IRS, ठीक है। तो इनका ना खूब ग्लोरिफिकेशन होगा। नो हेट फॉर देम, they have worked really hard and so they have accomplished their goal in a very short span of time, ठीक है। कुछ लोग उतने लकी नहीं होते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। मैंने एक सर्वे पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या था कि एवरेज जो एज है जिसमें बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं ये एग्ज़ाम, वो 25 to 28 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो आपके चांसेस नहीं। इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं जनरली मैक्सिमम इसी कैटेगरी के लोग क्वालिफाई करते हैं। इससे कम वाले लोग भी क्वालिफाई कर रहे हैं और इससे ज़्यादा वाले लोग भी क्वालिफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसमें मेरा बात हुआ, एक कोई अभी इनकम्बेंट SP हैं उनसे बात हुआ, तो उनका 6ठे अटेम्प्ट में निकला था, ठीक है। तो 6ठे अटेम्प्ट में ये SP बन गए, ठीक है। तो आप 6ठे अटेम्प्ट में SP क्यों नहीं बन सकते हैं? आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो मान लो आप 32 साल में SP बने, क्या बुराई है इसमें, ठीक है। तो इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एक सर्वे था, मैंने बता दिया, क्योंकि 21 ईयर्स को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है ना कि 25 साल में बच्चे ना सोचने लग जाते हैं यार मेरा नहीं हुआ, अब क्या करूँगा, इतने सारे उम्र निकल गए, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा हूँ, लोग पैसे कमा रहे हैं मैं नहीं कमा रहा हूँ। उतना सोचना नहीं है, अपना काम करते रहो। जो लोग 5 साल में कमा रहे हैं ना, तुम 2 साल में कमा के रख दोगे, ठीक है। तो बस thank you for being on my channel. Please like, subscribe and share if you like my video. Thank you.